किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है ना। पर सोचिए अगर हम इसे बस कुछ ही मिनटों में एक बिल्कुल क्लियर खाके के साथ समझ लें तो चलिए आज भारत के बैंकों की दुनिया को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर शुरू कहाँ से किया जाए। देखिए, किसी भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? या तो आप उसकी नींव से शुरू करें या फिर बिल्कुल टॉप से। भारतीय बैंकिंग सिस्टम के मामले में ना हम सीधे टॉप से शुरू करेंगे। और इंडिया के इस बैंकिंग पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर बैठा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी अपना आरबीआई। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। मतलब ये वो बॉस है जो सारे नियम बनाता है, नोट छापता है और ये पक्का करता है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ठीक से चलता रहे, स्टेबल रहे। अच्छा, आरबीआई की कहानी जानना भी जरूरी है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है, 1935 में जब ये शुरू हुआ था ना, तब ये एक प्राइवेट बैंक था। जी हाँ, बाद में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब जाकर ये पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में आया। और ये जो बदलाव था ना, ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो आरबीआई करता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक साथ 3 बड़े रोल प्ले करता है। पहला, ये सरकार और बाकी सभी बैंकों का बैंकर है। दूसरा, ये हमारी करेंसी, हमारे नोटों का मैनेजर है। और तीसरा, ये हमारी इकोनॉमी का रेगुलेटर है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई जैसी बड़ी बड़ी चीजों को कंट्रोल में रखता है। तो आरबीआई तो हो गया टॉप पर। अब उसके नीचे आते हैं भारत के जितने भी बैंक्स हैं ना, उन्हें सबसे पहले 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। ये पहला और सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है, इसे ध्यान से समझना है। तो पहली और सबसे जरूरी कैटेगरी है शेड्यूल्ड बैंक्स यानी अनुसूचित बैंक। अब इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। ये वो बैंक्स हैं जिनका नाम आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल मतलब दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि बैंक पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो सीधे आरबीआई की निगरानी में काम कर रहा है। और इस लिस्ट में शामिल होने की एक शर्त भी है, बैंक के पास कम से कम 5 लाख रुपए की पूंजी होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे 5 लाख तो आज कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन ये उस जमाने की बात है जब ये कानून बना था। और यही वजह है कि ये क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन बनता है। ये दिखाता है कि आरबीआई शुरू से ही बैंकों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता आया है। अब शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंकों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। देखो, शेड्यूल्ड बैंकों को अपना सीआरआर आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। इससे आरबीआई को कंट्रोल मिलता है और हम जैसे डिपॉजिटर्स को सेफ्टी। दूसरी तरफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक ये पैसा अपने पास ही रखते हैं। इसी वजह से उन्हें आरबीआई से लोन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती और उन्हें ज्यादा रिस्की माना जाता है। ठीक है, तो हमने शेड्यूल्ड बैंक्स तो समझ लिए। अब चलिए इनकी सबसे बड़ी और सबसे कॉमन कैटेगरी को देखते हैं, कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक। ये वो बैंक हैं जिनसे हम सब का रोज पाला पड़ता है। हमारा सारा लेन देन इन्हीं से होता है और इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। अब कमर्शियल बैंकों को भी हम ओनरशिप यानी मालिकाना हक के आधार पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं सरकारी बैंक जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तीसरे हैं विदेशी बैंक और चौथे हैं रीजनल रूरल बैंक जो खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए बनाए गए हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में जो मेन डिफरेंस है वो है ओनरशिप का। पब्लिक सेक्टर बैंकों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की होती है, इसलिए उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक भलाई भी होता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक अपने शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं, तो उनका पूरा फोकस प्रॉफिट और बढ़िया कस्टमर सर्विस पर होता है। आपको याद होगा, हाल ही में सरकार ने कई बैंकों को आपस में मिला दिया, मतलब उनका मर्जर कर दिया ताकि वो और मजबूत हो सके। इस मर्जर के बाद अब देश में कुल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं और इनमें सबसे बड़ा और सबसे पुराना कौन है? जाहिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। ये 12 का आंकड़ा जनरल नॉलेज के लिहाज से बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। पर क्या सारे बैंक सिर्फ आम कमर्शियल काम के लिए होते हैं? नहीं, कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जिन्हें किसी खास मकसद, किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। चलिए इन मिशन ओरिएंटेड बैंकों को समझते हैं। बात है 1970s के दशक की। उस समय भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश की ज्यादातर आबादी तो गांव में रहती थी, लेकिन जो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक थे वो वहां अपनी ब्रांच खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे।
तो सवाल ये था कि आखिर किसानों तक, गांव के छोटे कारीगरों तक बैंकिंग और जरूरी लोन कैसे पहुंचाया जाए। और इसी सवाल के जवाब के तौर पर सामने आए रीजनल रूरल बैंक्स यानी RRBs। साल था 1975 और इनकी स्थापना नरसिम्हम कमेटी की सिफारिशों पर की गई थी। इनका सिर्फ एक ही मिशन था, गांव की इकोनॉमी को लोन और फाइनेंशियल सर्विसेज देना। ये कमेटी का नाम एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। आरबीआई की जो सबसे खास बात है और जो एग्जामिनर्स का एक फेवरेट सवाल भी है, वो है इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर। ये एक तिकड़ी है, एक पार्टनरशिप। इसमें 50% हिस्सा होता है केंद्र सरकार का, 15% उस राज्य की सरकार का और बाकी का 35% हिस्सा होता है किसी बड़े स्पॉन्सर बैंक का। ये मॉडल इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाता है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंकों यानी सहकारी बैंकों की। इनका तो फंडा ही नाम में छिपा है, कोऑपरेशन या सहयोग। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ कस्टमर ही मालिक होते हैं। आप इसे एक तरह का फाइनेंशियल क्लब समझ सकते हैं, जिसमें मेंबर्स ही चलाते हैं अपने मेंबर्स के लिए, ताकि उनकी खास जरूरतें पूरी हो सके। फिर वक्त बदला और 21वीं सदी में एक नई चुनौती सामने आई, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी देश के हर एक इंसान तक बैंकिंग सर्विसेज कैसे पहुंचाई जाए। और इसी बड़ी चुनौती के जवाब में जन्म हुआ भारत के न्यू एज बैंकों का। और इसकी शुरुआत हुई साल 2013 में डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी से। इस कमेटी को काम दिया गया था ये पता लगाने का कि छोटे कारोबारियों और कम आमदनी वाले परिवारों तक बैंकिंग को कैसे पहुंचाया जाए। और बस इनकी ही रिपोर्ट ने 2 नए तरह के बैंकों के लिए रास्ता बनाया। इनमें से पहले हैं पेमेंट्स बैंक। इन्हें आप एक तरह का एडवांस्ड डिजिटल वॉलेट समझ सकते हैं। इनका मेन काम है पेमेंट करना, पैसे भेजना और जमा करना। लेकिन ये एक नॉर्मल बैंक की तरह आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। तो ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ले सकते हैं, आपको ATM या डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं, लेकिन लोन देने पर इन पर पूरी तरह से रोक है। अब सवाल है ऐसा क्यों? ताकि रिस्क कम से कम हो और इनका पूरा फोकस सिर्फ पेमेंट्स को सेफ और आसान बनाने पर रहे। दूसरे टाइप के न्यू एज बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब पेमेंट्स बैंक के ठीक उलट, ये लगभग वो सारे काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल बैंक करता है, मतलब डिपॉजिट लेना भी और लोन देना भी। लेकिन इनका फोकस उन लोगों पर होता है जिन्हें बड़े बैंक अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे छोटे किसान, छोटे दुकानदार और छोटे कारोबारी। तो आरबीआई से शुरू करके न्यू एज बैंकों तक हमने सारे टुकड़ों को एक एक करके समझ लिया है। तो अब चलिए इस पूरी पजल को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो ये है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर एक नजर में। सबसे ऊपर है आरबीआई जो रेगुलेटर है। उसके नीचे 2 हिस्से हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। फिर शेड्यूल्ड के अंदर आते हैं कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स। और फिर कमर्शियल के भी अपने प्रकार हैं। साथ ही हमारे स्पेशल और न्यू एज बैंक्स भी हैं। यही पूरा हायरार्की, ये पूरा ढांचा ही इस सिस्टम को समझने की चाबी है। और आखिर में एक सवाल, भविष्य के बारे में सोचने के लिए। जैसे जैसे इंडिया और ज्यादा डिजिटल हो रहा है, आपको क्या लगता है बैंकिंग का अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? क्या पेमेंट्स बैंक को कभी लोन देने की इजाजत मिलेगी या फिर कोई बिल्कुल ही नई कैटेगरी का बैंक सामने आएगा? इस बदलते हुए सीन को समझना उन सब के लिए बहुत जरूरी है जो कल इस सिस्टम का भविष्य तय करेंगे।